1 मई 2025 को बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने 2022 और 2023 से 3 बिल जो उसने ठंडे बस्ते में डाल रखे थे उन पर हस्ताक्षर करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज दिया और तीनों कानून बन गए। क्या कारण है? गवर्नर को एकदम ये ख्याल क्यों आया? इसका कारण था 8 अप्रैल 2025 को स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर RN रवि, ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया और एक बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे JB पारदीवाला एंड R महादेवन, आर्टिकल 200 के अधीन गवर्नर के पास अगर जब बिल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास करके गवर्नर के पास भेजा जाता है, उसके पास 3 मुख्य विकल्प हैं। या तो वो बिल पर एसेंट अपने हस्ताक्षर कर दे, या बिल को रख दे और उस पे कोई कमेंट्स हैं तो अगर वो कुछ पूछना चाहता है वो लिख के वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज दे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसके ऊपर बहस कर सकती है, इसको देख सकती है और फिर बदलाव करके दोबारा बिल को पारित करके गवर्नर के हस्ताक्षर के लिए भेज सकती है। और गवर्नर के पास तीसरा विकल्प ये है कि इस बिल को अब वो प्रेसिडेंट की एसेंट की उसकी मंजूरी के लिए रख लेता है और प्रेसिडेंट को भेज देता है। इस आर्टिकल 200 के अंदर ये सब बातें तो लिखी गई हैं कि गवर्नर को हिदायतें तो दी गई हैं कि गवर्नर को किस प्रकार कार्य करना होगा बिल के ऊपर, लेकिन ये नहीं किया गया। लेकिन ये कहीं भी निश्चित नहीं किया गया कि किस तरह उसे कितनी देर तक वो बिल को अपने पास रख सकता है। और यही कारण है कि ये जो बिल हैं ये विलंब होता है बिलों में और बिल वहीं पे पड़े रह जाते हैं। अगर हम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस द्वारा पारित किए गए बिल की तरफ देखें तो तीनों बिल जो है, पहला जो है लैंड एलियनेशन का है, लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, सुधार लैंड सुधार के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा टैक्सेशन के साथ जुड़ा हुआ है और एक कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा गया है कि सेंटर जहां पर पावर में होती है, अगर स्टेट में अगर दूसरी पार्टी का राज है तो वहां पर सेंटर और स्टेट के मनमुटाव रहते हैं और सेंटर के नुमाइंदा जो होता है वो गवर्नर होता है और गवर्नर के रास्ते सेंटर स्टेट की कार्यशाला बाधा डालने की कोशिश करती है और वो जो कार्य है वो पूरा नहीं हो सकता। सेंटर स्टेट रिलेशन का जो मनमुटाव है ये कोई नया नहीं है। 1983 में सरकारिया कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई थी सरकार की तरफ से, ये देखने के लिए कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए। और इसके बाद 2007 में MM पंची जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर एक नया कमीशन बिठाया गया जिसका फिर यही कार्य था कि वो देखे क्या कारण है गवर्नर और स्टेट असेंबली में तनाव क्यों रहता है और क्या कारण है, इस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। और एक बार फिर वही सुझावों की लिस्ट। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर RN रवि का केस बेंच के पास आया तो JB पारदीवाला एंड R महादेवन ने आर्टिकल 142 एंड 143 को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने केस पर अपना फैसला सुना दिया। और इस फैसले में JB पारदीवाल ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि अंडर आर्टिकल 142 गवर्नर को निर्धारित समय सीमा के अंदर ही स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा पारित किए गए बिल को अपने पास रखना होगा और वो समय सीमा थी 1 महीने से लेकर 3 महीने और इस समय के अंदर ही उसे वो बिल को वापस सहमति देकर भेजना होगा। अगर ये बिल प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व करता है तो प्रेसिडेंट को भी बाध्य होगा कि वो 3 महीने के अंदर अंदर इस बिल के ऊपर अपनी सहमति प्रकट करके वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज दे ताकि वो कानून पारित हो सके। ये जो निर्णय था JB पारदीवाला और R महादेवन का हल्का मचा दिया, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहने की हिम्मत की थी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट वो निर्धारित समय सीमा में बाध्य हैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा पारित किए गए बिल को अपने पास रखने के लिए। जबकि इससे पहले हमने यही देखा है कि बिल प्रेसिडेंट के पास पड़े रहते थे और वो इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। लेकिन इस बार जेबी पारदीवाला ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर प्रेसिडेंट बिल को अपने पास रखता है या गवर्नर बिल को अपने पास रखता है तो उसे कारण बताना होगा कि क्या कारण है जिनके कारण वो बिल को अपने पास रख रहा है, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट किया गया है टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ द स्टेट एंड नॉट टू डिसरप्ट द वर्क ऑफ द स्टेट। इस कमजोरी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये वर्डिक्ट पास कर दिया और इस वर्डिक्ट के अनुसार उन्होंने वो जो 10 बिल थे जिन्हें गवर्नर रोक के बैठे हुए थे RN रवि, उनको पारित कर दिया। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने इन बिलों को कानून में बदल दिया। हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आर्टिकल 142 का फायदा उठा के ऐसी वर्डिक्ट दी है जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है कि वो टाइम बाउंड होंगे किसी भी बिल को अपने पास रखने के लिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जबकि इनको कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार की जजमेंट जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए जारी करे। उसने तो धनखड़ ने यहां तक कर दिया कि दिस वाज जस्ट लाइक अ न्यूक्लियर मिसाइल, इसकी तुलना न्यूक्लियर मिसाइल के साथ कर दी, अर्थात उसने कड़ी शब्दों में आलोचना की। मोस्टली पार्टी इन पावर के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी इस जजमेंट की आलोचना की, जबकि ऑपोजिशन ग्रुप्स ने, खास तौर पे ऑपोजिट रन स्टेट्स जो कि 8 गिनती में हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स ने इस जजमेंट को वेलकम किया, क्योंकि इसके कारण उनके जो रुके हुए बिल थे उसके पास हो जाने की एक आशा जाग पड़ी थी। संजय खन्ना जो कि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो रिटायर हो गए और 3 मई को नए चीफ जस्टिस BK गवई ने पदभार संभाला और उसके बैठते ही हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवालों का एक क्वेश्चनर चीफ जस्टिस को थमा दिया और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देने के लिए कहा। और ये जो 14 सवाल थे, ये जो 14 प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की दी गई रिसेंटली जजमेंट के साथ जुड़े हुए थे। यहां पे एक बात मैं बताता चलूं, जब ये इतना हो हल्ला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदों के बाहर जाके ये वर्डिक्ट दी है, तो उस समय फिर जेबी पारदीवाला को आगे आना पड़ा और उसे स्पष्टीकरण देना पड़ा। ये जो उसने वर्डिक्ट दिया है ये अपने आप से नहीं दिया, ये वर्डिक्ट उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दी गई गाइडलाइंस जो उन्होंने फरवरी 2016 में जारी की थी, उनको मद्देनजर रख के उसने ये जजमेंट दी है। और इस गाइडलाइंस में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ था कि गवर्नर इज अपॉइंटी ऑफ द सेंटर एंड एज सच ही डज नॉट wield इनफिनिट पावर्स, बिकॉज संविधान में उसकी जो शक्तियां हैं वो सीमित है और वो किसी भी तरह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। एंड ही इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द्वारा वो बाध्य है अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से निभाने के लिए। लेकिन देखा क्या गया है कि गवर्नर अक्सर अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से निभाते नहीं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा पारित बिल्स हैं उनमें विलंब करते हैं और जिसके कारण उनको न्याय नहीं मिल पाता। और कोई भी ऐसा संविधान में
क्योंकि अगर संविधान बनाने वाले चाहते तो वो गवर्नर को अनलिमिटेड पावर्स दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमने जो ये वर्डिक्ट दी है, ये वर्डिक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दिए गए सुझाव को मद्देनजर रख के दी गई है। हमने अपनी ताकतों का, हमने अपनी पावर्स का, हमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जैसे कि कहा जाता है। अंडर आर्टिकल 143, President of India, Draupadi Murmu, sent a questionnaire of 14 questions to the Chief Justice of India, B.K. Gavai, for his reference. Under Article 143 के अधीन प्रेसिडेंट जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण प्रश्नों पर राय ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को ये राय देना कोई बाध्य नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राय देता है उन प्रश्नों के साथ जुड़ी हुई, जैसे द्रौपदी मुर्मू के ये 14 प्रश्न हैं, इनके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी राय देता है तो राष्ट्रपति के लिए ये जरूरी नहीं कि उसकी वो राय को मानना या नहीं मानना ये उसकी मर्जी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास और राष्ट्रपति के पास, दोनों के पास संविधान में ये प्रावधान रखा गया है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उनका सुझाव पूछ सकता है। और अब हम उनके 14 प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 14 प्रश्न जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे, ये 14 के 14 प्रश्न गवर्नर, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट इनके साथ जुड़े हुए हैं कि गवर्नर की क्या क्या ताकतें हैं, गवर्नर कैसे काम करे, क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को समयबद्ध कर सकती है, इसी प्रकार क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर से भी ऊपर है, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से भी ऊपर है, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को भी समय सीमा में बांध सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे कानून निर्धारित कर सकती है। क्योंकि ये जो जजमेंट उन्होंने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर आर.एन. रवि के समक्ष में दी थी, जहां पे उन्होंने कहा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों 1 से 3 महीने के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा पारित बिल को रख सकते हैं, और अगर उसे अपनी एसेंट नहीं देते तो उन्हें बताना होगा क्या कारण है जिनके कारण उन्होंने बिल को रोका है, और क्या कारण है वो बिल को वापस कर रहे हैं या अपने पास रख रहे हैं। आर्टिकल 142 के अंडर मोबेंडस मींस उनको सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकता है काम करने के लिए जिसके लिए उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। और यही जो जेबी पारदीवाला है उसने भी यही कहने की कोशिश की दैट एंड दे आर टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द Constitution because they are appointed for the welfare of the state, and it is very imperative for them to help the state in its smooth functioning and not to obstruct it. But what we have found is that governors are mostly obstructing the state, especially in opposite ruled states, and with the result it had become very irritating because the governor R.N. Ravi had kept 10 bills with him since 2022-23, and he had won some of the bills. He had returned it to the state legislative assembly. State legislative assembly again passed those bills and sent it for his assent. Then he further gave it to the president for review. With the result, these bills remained dormant and they could not see the light of the law. And the moment Justice J.B. Pardiwala and R. Mahadevan gave their decision that it is very important for the governor to give his assent and also for the president to give his assent, and the moment they gave that this is not in their purview to keep the bill,
with them without informing the state legislative assembly, and they said that they can be converted into law. Immediately, the chief minister of Tamil Nadu, Stalin, notified them into law. Then the question arises, can a state notify a law without the assent of the governor? And this is the, you can understand, this is the main reason the tussle between parliament and the chief justice has arisen. Our vice president Jagdeep Dhankar, at this juncture, he said that this is Article 142 has been used by the Supreme Court as nuclear missile. And since when Supreme Court has become the maker of the law? Because by giving this judgment, it seems that they have made a law which is the duty of the parliament and not the Supreme Court. And he also said that Supreme Court has outreached its limit because they have outstepped their limits. It is not in their purview to give such a judgment. And with the result, President of India, Draupadi Murmu, she prepared 14 questions and a questionnaire was handed over to the newly appointed Chief Justice B.K. Gavai. And B.K. Gavai gave his own answer, but before that, let us review those 14 questions. पहला, अंडर आर्टिकल 200 राष्ट्रपति पूछते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर ए गवर्नर? हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, उसके पास 3 ऑप्शंस हैं जब बिल आता है. नंबर 2, इज द गवर्नर बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? दूसरा उन्होंने ये पूछा कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो राय है वो गवर्नर को माननी होगी? क्या वो अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि संविधान इसके बारे में कुछ बोलता नहीं है. कैन द गवर्नर एक्शन बी चैलेंज? और अगर गवर्नर अपना कोई एक्शन करता है या कोई अपनी तौर से कोई एक्शन करता, कोई कार्य करता है, तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? देन अंडर आर्टिकल 361 गवर्नर इज गिवन फुल इम्यूनिटी. व्हाट इज द फुल इम्यूनिटी मतलब? देन टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. 5वां पॉइंट, टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. कैन कोर्ट फिक्स टाइम लिमिट फॉर द गवर्नर when there is no such option given in the constitution? के जो 3 सवाल है 7 से 8 वो प्रेसिडेंट के साथ जुड़े हैं. आर्टिकल 201 फॉल्स अंडर द रिव्यू. क्या प्रेसिडेंट भी इसी तरह गवर्नर की तरह अपने एक्शन के लिए फॉल्स अंडर रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? नंबर 7, क्या टाइम लिमिट प्रेसिडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट फिक्स कर सकती है? क्योंकि क्वेश्चन यहां पे ये उठ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, गवर्नर के ऊपर है? नेक्स्ट, प्रेसिडेंट विल नीड सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन. प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा कि वो ये करे या ना करे, अर्थात इज सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम देन द प्रेसिडेंट? अगले जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोर्ट के साथ जुड़े हैं. कैन कोर्ट रिव्यू अ डिसीजन? लॉ इज नॉट एनेक्टेड, मतलब ये अभी लॉ नहीं बना कि गवर्नर को 3 महीने का समय दिया गया है. Parliament has not passed any such law. Then how can Supreme Court enact such action, can conduct such action और अपने आप पे वो 3 महीने की समय सीमा कैसे बाध्य कर सकती हैं? नंबर 2, 142 जो आर्टिकल है वो क्लियरली बताता है सुप्रीम कोर्ट पास एनी लॉ, बट कैन दैट लॉ become law until and unless it is not passed by the parliament itself? It means Supreme Court is above parliament. Next, without governor assent, क्या जब तक गवर्नर का assent ही नहीं आता, the bill become a law itself? Can bill be considered a law? As it happened in the case of Tamil Nadu, वो जो 10 बिल थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 बिल को बिना गवर्नर की एसेंट के उन्हें पास कर दिया और स्टालिन ने भी उनको नोटिफिकेशन जारी कर दी. इसके बारे में ये सवाल उठाया जा रहा है. और अगले जो हैं वो आर्टिकल 145(3) एटलीस्ट 5 जजेस का बेंच जो है
वो होना चाहिए। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट अगर कोई बात आ जाती है उसको डिसाइड करने के लिए। नंबर 2, 13, 142, कैन सुप्रीम कोर्ट गिव डायरेक्शंस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? जो संविधान में बात है ही नहीं, क्या सुप्रीम उसके अगेंस्ट भी डायरेक्शन दे सकती? बात फिर वही आ रही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर के केस में किया है। देन आर्टिकल 131A, इज देयर एनी अदर वे टू सॉल्व सेंटर स्टेट डिस्प्यूट? क्या कोई और रास्ता है इस सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को सॉल्व करने का? 14 क्वेश्चंस हैं। इन 14 क्वेश्चन में 7 आर्टिकल्स डिस्कस किए गए। नंबर 1, 143, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, मतलब अंडर आर्टिकल 143 president has sought the judicial reference from the Supreme Court. Number 2, 200, Article 200 जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नर एसेंट, what the governor has the power when the bill is presented to him. Number 3, 201, Article 201, president assent is required for the passing of a bill, how far it is important. Number 4, 361, governor immunity. Can Supreme Court decide? Can the decision of the president be challenged? क्या सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर दोनों ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और इनको जो इम्यूनिटी दी गई है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा? नेक्स्ट, आर्टिकल 145(3), 5 बेंच का जो जजेस है, 5 बेंच जो है वो बैठ के अगर डिसीजन ले तो ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 जजेस ने इसकी जजमेंट दी थी। देन आर्टिकल 147, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिफाइन किया गया है। देन 131, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सेंटर स्टेट, सुप्रीम कोर्ट कैन फोर्स पीपल टू वर्क। Mandamus means when the person is not working, Supreme Court can force him to work. Under same article 142, Supreme Court has asked the governor to work. He was not performing because he has been given appointment to perform the duty, and when he is not performing the duty concerning the bill passed by the state legislative, there the Supreme Court has to pass this act. This is what they have discussed. B.K. गवई ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया, अगर केंद्र चाहे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट को अपने नजर में रखते हुए ऐसा ही एक कानून पारित कर सकती है और इस जजमेंट को मान्यता दे सकती है, जो गवर्नर का अधिकार क्षेत्र निश्चित करने में बड़ा सहायक सिद्ध होगा। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री की सक्सेस का कारण होता है उसकी सुचारू ढंग से काम करने की विधि। अगर हमारे संविधान में गवर्नर की अधिकार क्षेत्र को सही ढंग से नहीं दर्शाया गया, तो अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे दर्शाया है तो इसको अपनाने में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश की भलाई के लिए है। और ये जो जजमेंट दी गई है ये कोई जजों ने अपनी तरफ से नहीं दी, ये वही सुझाव थे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2016 में ये सुझाव दिए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक रूप दिया है। और फिर भी अगर केंद्र को लगता है कि इसमें कोई कमियां हैं तो वो एक मंत्रियों की और चीफ मिनिस्टर की और लॉ एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुला के इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है, और अगर कोई खामियां रह गई हैं तो उनके ऊपर वो वितर्क कर सकती है और जो उनको सही लगता है उसको अपना सकती है। दोस्तों, इस सारे विवाद का कारण तब उठा, देखने में ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बिना सोचे समझे गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक निर्धारित समय सीमा में बांधने की कोशिश की
अर्थात वो अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर जाकर एक ऐसा फैसला देते हैं जिसकी कभी किसी को कोई संभावना नहीं थी। लेकिन जब ये बात खुलकर सामने आई तो उस समय जो सरकार थी वो भी थोड़ी ठंडी पड़ गई, क्योंकि अब दो ग्रुप बन गए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने एक 8 चीफ मिनिस्टर्स का, जो ऑपोजिशन गवर्न स्टेट्स हैं, उनका एक ग्रुप बना लिया और ये ग्रुप इस बात पे जोर दे रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है वो बिल्कुल सही है और यही एक ऐसी जजमेंट है जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पारित बिल को न्याय दिला सकती है। पिछले कई सालों से यही देखने को मिल रहा था कि गवर्नर्स प्रेसिडेंट के साथ मिलके स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पारित बिल को डिले करते थे, ठंडे बस्ते में डाल देते थे, उन पे पॉकेट वीटो इस्तेमाल करके उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते थे, जो कि एक अच्छी प्रथा नहीं थी। और अब अगर ये बात स्पष्ट रूप से साबित हो गई है और इसको अगर लागू कर दिया जाता है तो ये एक देश के लिए अच्छी बात होगी। मैं जानता हूं कि इस समय जो टसल चली है, कौन सुप्रीम है, प्रेसिडेंट सुप्रीम है कि सुप्रीम कोर्ट, वो तो जस्टिस ने क्लियरली कह दिया है कि सुप्रीम तो प्रेसिडेंट ही है, लेकिन सुप्रीम का मतलब ये नहीं कि अपनी वो ड्यूटीज को ठीक ढंग से ना निभाए। और प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर अपनी ड्यूटीज को इग्नोर करता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको चेक करना, और आर्टिकल 142 का उन्होंने दुरुपयोग नहीं सदुपयोग किया है। दोस्तों, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसको समझने के लिए और इसकी डेप्थ में जाने के लिए हमें पड़ी, ये एकदम ये कंट्रोवर्सी इसलिए बन गई क्योंकि कोई भी ये नहीं समझ सका कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी ये तो एक सुझाव था जो सरकार ने ही दिया था और सरकार शायद भूल चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जस्टिस देके इसे इस तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु RN रवि के केस में इसे जजमेंट देके इसे एक नया रूप दे दिया। थैंक यू सो मच।